कश्मीर और झारखंड के चुनाव परिणाम पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि असम में एनडीएफबी मिलिटेंट्स ने उग्रवादियों ने हमला किया है और 2 जिलों में खासतौर से कोकराझार और सानितपुरा में अंधाधुंध जो फायरिंग हुई है उसमें 30 से 35 लोगों के मरने की खबर आ रही है। और ये सारे आदिवासी लोग हैं जो मारे गए हैं, जो विक्टिम्स हैं वो आदिवासी हैं। और ये हमला आपसे कुछ देर पहले एनडीएफबी जो कि नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड उसकी तरफ से ये हमला हुआ है। राज्य के मुख्यमंत्री ने इसकी निंदा की है, लेकिन इन सब के बीच वहाँ से जो खबरें आ रही हैं वो तादाद और बढ़ भी सकती है। और जिस तरीके से वहाँ पर चूंकि सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन चल रहा था और इन सब के बीच ही एनडीएफबी मिलिटेंट्स की तरफ से यह हमला हुआ है और आदिवासियों पर अंधाधुंध गोली चलाई गई है और उसमें 34 लोगों के मरने की खबर आ रही है। मनोज्ञा, क्या जानकारी और मिल पा रही है जो ये 34 लोगों के मरने की खबर आ रही है? सबसे पहले तो ये 34 लोगों को एनडीएफबी मिलिटेंट्स ने मारा है। ऐसा माना जा रहा है कि ये 34 गांव वाले थे, खासतौर से इन 3 जिलों के कोकराझार, सोनाटाटी और इस जिले के लोगों को चलाकर मारा गया है। सबसे पहले यह असम सरकार पूरी तरह से कैंपेन चला रही थी एनडीएफबी मिलिटेंट्स के खिलाफ। उस समय एक अटैक घटना हो चुकी है। ऐसा माना जा रहा है हो सकता है कि ये संख्या बढ़ती चली जाए। और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शाम के समय ये हमला हुआ है और बड़ा ही बताया जा रहा है जिलों में जहाँ पर ये हमले हुए हैं। ये भी ध्यान में रखने वाली बात यह है कि एक असम सरकार इनके खिलाफ एक स्टर्न एक्शन लेने की बात कर रही थी, वहीं दूसरी ओर ये इस अटैक को एक बदले की तरह है एनडीएफबी में जरिए जो गाँव वालों पर अटैक हुआ है और वहां पर क्या व्यवस्था की जा रही है? क्योंकि जिस जगह पर आप बोल रहे हैं कि ऑपरेशन भी चल रहा था और निशाने पर भी थे बोडोलैंड के उग्रवादी, और उसमें जवाब में अगर ये तो किस तरह की व्यवस्था की जा रही है? क्योंकि बड़ी तादाद में लोग घायल हैं, वहां 30 से ज्यादा घायल भी हैं। बहुत ज्यादा लोग घायल हैं और ऐसा माना जा रहा है कि संख्या बढ़ती चली जाएगी। जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से एक आला टीम भेजने की बात की जा रही है। ये सारे बोडो मिलिटेंट्स हैं, एनडीएफबी मिलिटेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक बोडोलैंड की बात की है और अब एक बार फिर राज्य सरकार के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अगले कुछ घंटों में आला अधिकारियों की टीम पहले जाएगी और खुद चीफ मिनिस्टर तरुण गोगोई इस पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं, वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं और साथ ही साथ जानकारी ले रहे हैं मिनट की। राज्य सरकार की ओर से वहां पर टीम भेजी जा रही है। साथ में लोगों को भी हिदायत दी जा रही है कि वो अपने घरों से न निकले और साथ ही साथ जिन इलाकों में है सुरक्षित इलाकों में रहने की या फिर साथ में रहने की कोशिश करें। ये भी ध्यान में रखने वाली बात है कि ये हमला पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी हुए हैं, लेकिन इस तरह से ये इस वर्ष का पहला हमला होगा जहां पर एनडीएफबी मिलिटेंट्स ने अंधाधुंध गोलियां चलाई हैं गाँव वालों पर। बहुत शुक्रिया मनोज्ञा जानकारी के लिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण है जिस तरीके से ये पूरा का पूरा हमला हुआ है। और यहाँ पर बता दें, यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस का बाकायदा ऑपरेशन चल रहा है और निशाने पर एनडीएफबी के मिलिटेंट्स जो भी हैं वहाँ पर बोडोलैंड उग्रवादी जो है उनकी धरपकड़ हो रही थी। और इन सब के बीच शाम 6 बजे के लगभग ये हमला किया गया और ये खबर अब आई है कि बड़ी तादाद में घायल हैं, लोग मारे गए हैं। मुख्यमंत्री खुद वहां पर जाने की बात हो रही है, लेकिन वो ये भी कहा जा रहा है कि अभी नहीं, वो कल जाएंगे वहां पर। लेकिन इन सब के बीच अस्पताल में अफरा तफरी की स्थिति भी है और जिस तरीके से जितनी बड़ी तादाद में इसमें 100 से ज़्यादा लोग निशाने पर आए, जिसमें 30 से 35 लोगों के मरने की खबर है। जाहिर है केंद्र सरकार की इस पर, हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से इस पर तुरंत कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन इस पर ट्वीट के जरिए सरकार की तरफ से ये रिएक्शन जरूर आ रहा है कि इस पर चिंता व्यक्त की गई है और शोक भी व्यक्त किया गया है जिस तरीके की ये घटना हुई है। और इन सब के मद्देनज़र कहीं ना कहीं सबकी निगाहें और नज़र हैं कि किस रूप में वहाँ पर बोडोलैंड उग्रवादी दोबारा अगर इस तरीके से हिंसा कर रहे हैं तो केंद्र सरकार इस पर। शहनवाज जी, इस पर आप प्रतिक्रिया देना चाहेंगे क्या? क्योंकि ये इस बीच में ही जानकारी आई है। शहनवाज जी, देखिए जो घटना घटी है ये दुखद है और भारतीय जनता पार्टी इस पर दुख जताती है। हम ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से वहाँ पहले शांति हुई थी और इस तरह फिर से इस तरह की घटना हुई है, उसका केंद्र और राज्य मिलकर मुकाबला करेंगे और जो हताहत हुए हैं उनके परिवार के प्रति भारतीय जनता पार्टी दुख जताती है। और इन सब के बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया है कि केंद्र की मॉनिटरिंग में है पूरी सिचुएशन और वहां पर
पैरामिलिट्री फोर्सेस को भेज दिया गया है उस जगह पर जिस जगह पे ये घटना हुई है। ये गृहमंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से ये ट्वीट किया गया है, अब से सिर्फ 5 मिनट पहले ट्वीट किया गया है, जिसमें जानकारी दी गई है कि केंद्र पूरी स्थिति पर लगातार निगरानी रखे हुए और लगातार राज्य सरकार से संपर्क में है। बहरहाल इससे हट के अब हम लौट रहे हैं दोबारा चुनाव की स्थिति के मद्देनजर, क्योंकि सरकार किसकी बनेगी, किस रूप में बनेगी, इसको लेकर जोड़तोड़ तेज जरूर हो गई है। लेकिन एक सवाल उलझा हुआ है कि कश्मीर घाटी के भीतर कभी बंदूक उठाई गई, कभी हाथों में पत्थर उठाया गया। पहली बार एक संदेश कम से कम 30 बरस में आया कि इस बार बैलेट हावी है बुलेट पर और बैलेट के जरिए समाधान तलाशने की कोशिश हो रही है। पीडीपी के नेता, हम आपसे एक चीज जानना चाहेंगे वेद महाजन जी, आप इस बात का जिक्र बहुत आसानी से कर जा रहे हैं। और दूसरा एक उपाय राजनीतिक तौर पर हम लगातार देख रहे हैं तमाम बयानों में कि पीडीपी और बीजेपी ही एक पुल का काम कर सकती है। अगर जम्मू और कश्मीर लगातार 2 हिस्सों को रिप्रेजेंट करता है और 2 तरीके से अपने आप को देखता है तो आप दोनों मिलकर ये काम कर सकते हैं। लेकिन फिर वही सवाल है, आइडियोलॉजिकली बीजेपी जिस लिहाज से बढ़ती है, पीडीपी उसका विरोध करती है। तो क्या ये माना जाए पहली बार आप लोग जम्मू कश्मीर के हित में एक साथ आकर एक नया रास्ता बनाने की कोशिश कर सकते हैं? वेद महाजन जी, देखिए ये स्थिति हमारे लिए ये पहली बार उत्पन्न हुई है, इस तरह की स्थिति। तो इसके लिए मुझे इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं कि मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी करूं, क्योंकि मैंने ये पहले भी कहा कि देखिए इस तरह का फैसला जो है वो पार्टी की जो बॉडी है, हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, जिसे हम पीएसी बोलते हैं, उसकी मीटिंग होगी, उसके ऊपर चिंतन किया जाएगा। क्योंकि मैंने पहले भी कहा हमारे ऊपर, मैं समझता हूँ कि हमारे ऊपर जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा है। एक तो एक सबसे बड़ा राजनीतिक दल के तौर पे हम लोग उभरे हैं और दूसरा बहुत सी चीज़ों का फैसला हमें करना है। तो ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब हम इसके ऊपर विचार करेंगे, और अभी तो इसके ऊपर किसी तरह का भी कोई विचार नहीं हमने कर लिया। तो एक आध दिन के ऊपर हम इसके ऊपर विचार करेंगे। हमें कोई इसके ऊपर जल्दबाजी नहीं कि इसका फैसला हम आज रात में ही कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है। पुनिया जी, एक सवाल हर जहन में होगा कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर को लेकर जिस पॉलिसी के तहत चलती रही आज़ादी के बाद से, और आज़ादी के बाद से बीजेपी उसका विरोध करती रही, अगर पहली बार बीजेपी सत्ता बनाने की स्थिति में आ रही है तो इसका मतलब क्या ये निकाला जाए कि कांग्रेस जिस पॉलिसी पर चल रही थी उस पॉलिसी को अब खारिज किया जा रहा है जम्मू कश्मीर को लेकर? ये कैसे कह सकते हैं? ये जनता ने वोट दिए और वोट के आधार पर किसी के कितने एमएलए जीते, किसी के कितने एमएलए जीते, उसमें कहाँ ये कोई रेफरेंडम या वो हुआ है मर्दमशुमारी कि इससे पहले पॉलिसी कैसी रही और उसको रिजेक्ट किया गया हो। तो ऐसी बात नहीं है। जो भी पॉलिसी रही है वो टेस्टेड, ट्राइड और उस इलाके के लिए बेस्ट पॉसिबल जो हो सकता था वो है। आर्टिकल 370 की बात जो होती है उसी के ऊपर कहा जाता है कि भाई संविधान में इसको क्यों जोड़ा गया। तो जो ट्रीटी, एक्सेशन ऑफ ट्रीटी, जो संधि था वो मिलन का, जो महाराजा हरि सिंह ने साइन किया था, उसी के आधार पर ये आर्टिकल 370 हुई। और आर्टिकल 370 का को मसला भी नहीं है खत्म करने का अमेंड करने। पुनिया साहब, सिर्फ धारा 370 का मसला नहीं, हमने पहली बार सुना इस देश में प्राइम मिनिस्टर ने एक जिक्र किया कि सेना माफी मांग रही है। ये पहले नहीं होता था। हम इसलिए सेना की मौजूदगी सबसे ज्यादा घाटी में है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि देखिए हमारे वक्त में सेना माफी भी मांग रही है। सेना की उपस्थिति वहां रही है, रहेगी और वो आवश्यक है। जिस तरह के रोज वहां से अटैक हो रहे हैं एक्सट्रीमिस्ट के, तो उसको ध्यान में रखते हुए सेना की उपस्थिति जरूरी है। और सेना को इलेक्शन कैंपेन के दौरान में उनको एक मुद्दा बनाया जाए तो मैं समझता हूं कि वो भी कोई बहुत स्वस्थ परंपरा नहीं है। तो एक नए सिरे से जो चल रहा है जम्मू क्षेत्र में, भारतीय जनता पार्टी पहले भी मजबूत थी, आज उन्होंने सुधार किया है, उसका उनको हम बधाई देते हैं। लेकिन जहां तक लद्दाख एरिया है, जहां तक वैली घाटी एरिया है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद नहीं है। अगर वहां कोई वजूद नहीं है तो वो नहीं कहा जा सकता है कि हम में कोई बहुत अधिक सुधार हुआ या हमारी पैंठ वहां तक पहुंच गई। तो हमारा तो ये मानना है। नहीं, ये आप कह रहे हैं, लेकिन हमें तो ये भी आ रहा है, आप कह रहे हैं घाटी में बीजेपी का वजूद नहीं है।
हाँ, वो कह रहे हैं कि आज घाटी में आप कांग्रेस लोग का एक भी देश सीट में नहीं ही जीत पाए वजूद हैं। खत्म हो रहा है। आप वजूद पर नहीं, सवाल कहाँ कैसे है? दुनिया कौन साहब सी उठा जी- सकते हैं? भाई कौन से अरे कौन से सीट नहीं जीत के आ जीती। गए, ये बता तो दीजिए। और उसके आधार पे कह रहे अरे हैं नहीं साहब जीते जो आप। स्वतंत्रता के बाद में जो पॉलिसी थी वो रिजेक्ट हो गई। किसके आधार पॉलिसी पे तो कहा जाएगा? कांग्रेस की तो पॉलिसी रिजेक्ट हुई है, नीति रही है, लेकिन उसी आप को वजूद रिजेक्ट पर कर जो दिया, सवाल उठा रहे उसी को हैं, रिजेक्ट कर दिया। आज वजूद है। आज आंकड़े देखिए, वजूद हमारा ही है, आपका वजूद नहीं बच रहा है वहां। वजूद पर अब सवाल कह मत लीजिए, उठाइए। कह लीजिए, आपको अगर आपको इसको सुन के कहने में प्रसन्नता होती है तो हमें कोई एतराज नहीं है, हम आपका स्वागत करते हैं। लेकिन जो हकीकत अब है, देखिए ना, जो कांग्रेस प्रश्न के उठाया, अब झारखंड में क्या जो हाल प्रश्न हुआ? उठाया है, झारखंड में आपके प्रसन्न- अध्यक्ष हार प्रसन्न जी ने जो गए, प्रसन्न- आपके सारे मंत्री प्रसन्न- हार गए। प्रसन्न आप जी ने गठबंधन के साथ सिर्फ 6 अब सीट मैं जीते बात- हैं, कांग्रेस मैं 2 बात भी नहीं अपनी पूरी जीती। कर लूं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जी। जो प्रसन्न जी ने जो प्रश्न नहीं, वो उठाया वजूद है पर मैंने एक सवाल कि उठा दिया, जो मैं ये कह रहा हूं। स्वतंत्रता आजादी के बाद जो नीति थी कांग्रेस पार्टी की, क्या वो गलत थी? क्या वो रिजेक्ट कर दी गई? तो इससे कहां साबित होता है? इससे कहां है? उसी के आधार पर, उसी हम के एक आधार पहली पर बार उसी इस पर- ये तो चुनाव वाजपेयी के जी ने मायने- कहा ना, ये बुनिया तो साहब पूर्ण और पर्सन शहनवाज जी। वाजपेयी जी ने कहा, और आप बीजेपी के वजूद पर सवाल उठाने लगे। हम एक पहली बार एक स्थिति देख रहे हैं कांग्रेस के नेता और बीजेपी के। हम आप लोग से भी एक आग्रह करें, पहली बार एक नजारा है कि शख्सियत मायने रख रही है चुनाव में एक व्यक्ति की, चाहे वो नरेंद्र मोदी की हो जो लगातार जीत दिला रहे हैं, या दूसरी तरफ अगर जनता रिजेक्ट कर रही है झारखंड में, जितने भी मुख्यमंत्री हुए सबको जनता ने हरा दिया। कोई 2 जगह से लड़ा तो 1 जगह से हार गया। बाबूलाल मरांडी सबसे पहले आए, वह भी हार गए। अर्जुन मुंडा 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके, वह भी हार गए। मधु कोड़ा वह भी हार गए। हेमंत सोरेन वह भी दुमका से हार गए। और हमारे साथ चूंकि सुप्रियो भट्टाचार्य जुड़े हुए हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के। सुप्रियो, कहां पर लग रहा है कि पहली बार ना सिर्फ मुख्यमंत्रियों को हराया गया, बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की जमीन जो है वो लग रहा है कि आदिवासियों के बीच ही नहीं रही, और वो वहीं पर संथाल परगना तक में उसकी जड़ें उखड़ गई। क्यों ऐसा हुआ? सुप्रियो। नहीं, पहले तो मैं आपको धन्यवाद दे दूं कि आपको याद भी रह गया कि मैं भी पिछले 45 अरे हुजूर, हम 40 इंतजार मिनट कर रहे से थे कि आपके रघुवर दास जी को भी, बीजेपी के नेता को भी आना था। हम सोच रहे थे कि झारखंड के 2 नेता ठीक। को और आना था, वो संयोग से नहीं जुड़ पाए। ठीक है, हमने देख सबसे- भी रहे थे सबसे लगातार, पहले तो और मैं याद भी था। आपके माध्यम से आज सबसे पहले तो आपके माध्यम से जो दुखद घटना आज आसाम में हुई, वहां पर झारखंड के मूल के लोग ही ज्यादा से ज्यादा मरे हैं, और उसमें हमको लगता है कि 85 लोगों की खबर हम लोगों तक है। उसके लिए हम लोग चिंतित भी हैं और दुखी भी हैं। खैर छोड़ दीजिए, जो होना था, अब इसके खिलाफ तो हमको लड़ना ही है, उग्रवाद के खिलाफ। लेकिन यहाँ पर झारखंड के विषय में एक निवेदन आपके माध्यम से हम करना चाहते हैं, क्योंकि आप भी झारखंड से ताल्लुकात रखते हैं, कि एक तो जरूर ये संशोधन हो कि भाजपा के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बन रही है, भाजपा गठजोड़ के नेतृत्व में। और ये जो 37 का आंकड़ा है, ये जब झारखंड बना था, जब माननीय प्रधानमंत्री वाजपेयी जी थे, उस समय 36 था। तो कौन सा यहाँ पर तोप लाकर यहाँ पर चुनाव लड़ा गया कि यहाँ पर 36 से केवल 37 हुआ, और हम लोगों की जड़ें हिल गई। संथाल परगना में हम 6 पे निपट गए, लेकिन कोल्हान पे जो हम आ गए 8 पे, उस पे तो आप लोगों ने कभी चर्चा नहीं की। आदिवासियत हमारे मूल रग में है, हमारे मूल धमनी में है, इसलिए इस पे हमको आपसे या किसी और से भी सर्टिफिकेट लेना है नहीं है, क्योंकि हम लोगों के अंदर में हम स्ट्रेटेजिकली कुछ जगह पे चुनाव हारे हैं। हम 78,000 वोट लाए हैं, राजमहल में 760 वोट से चुनाव हारे हैं। हम 40 वोट से बोरियो हारे हैं, हम टुंडी हारे 229 वोट से। तो ये सब जो जीते हैं, ये स्ट्रेटेजिकली कहीं ना कहीं हमसे चूके हुई हैं कि हम और सजग नहीं हो पाए। लेकिन आप बोल रहे हैं हमारे एक मुख्यमंत्री हारे हैं, हमने तो 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों को हराया है, चाहे वो अर्जुन मुंडा हो, मधु कोड़ा हो, चाहे वो बाबूलाल मरांडी जी हो। हमने तो एक सबसे बड़ा घटक दल जो भाजपा का है, उसका मूल जो नेता है, जो सर्वोच्च नेता, उसको हराया है सिल्ली पर। तो हमारी हार कहाँ है यहाँ पर? हमारी तो जीत है, वोट के प्रतिशत में हम आगे बढ़े हैं, सीट के मामले में हम आगे बढ़े हैं। यदि वो 36 से 37 हुए हैं, तो हम भी तो 18 से 19 हुए हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि यहाँ की लड़ाई को जिस प्रकार से राजनीतिक विश्लेषकगण राष्ट्रीय स्तर पर पेंटेड किए, आपके यहाँ तो सर्वे पे हम कहीं नहीं थे,
लेकिन आज आपको शायद इलेक्शन कमीशन का ये मेहरबानी है कि हमको 19 का आंकड़ा मिला और आपको ये दिखाना पड़ रहा है अपने स्क्रीनों में, नहीं तो आप लोग तो हमें 7, 8 और 10, 12 से कभी आगे नहीं बढ़ाए हैं। इसलिए नहीं सुप्रिया भट्टाचार्य जी, होता ये है संसदीय राजनीति का नियम जो है, चुनाव लड़के आए नहीं नहीं आप ठीक कह रहे हैं, अटैक हुआ है हमारे ऊपर में, नहीं अटैक की नहीं बात है, लेकिन चुनाव लड़के आए हैं, अरे जनाब तो कुछ चर्चा कर ले। नहीं वो आप ठीक कह रहे हैं, और ऐसा ही लाभ शिवसेना को महाराष्ट्र में हुआ, लेकिन क्या कीजिएगा वहां बीजेपी आगे निकल गई, उसको फिर पीछे ही खड़ा होना पड़ा। सवाल सिर्फ इतना है कि आप सत्ता में थे और आज आप सत्ता में नहीं है। महाराष्ट्र में है ना झारखंड में है, कल तक आप सत्ता में थे, आज नहीं है। बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं है, अब सत्ता से बेदखल हो गई, ये अंदाजा है ना कि भाजपा गठजोड़ के तहत मजबूरी में चुनाव लड़ी है और तो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट दे दीजिए। जो मूलवासियों का वोट था, तो उसके कारण भाजपा को जो एक सफलता की जो सोपान वो चढ़े हैं, उसका कारण वो है जो दलित वोट का एलजीपी का जो एड ऑन हुआ है, उसके कारण उनको एक सम्मान मिला है। ये हम लोग को वाजपेयी जी मुक्त कर दीजिए। नहीं एक जवाब आपसे लेना जरूरी है। ये मैसेज एक है, नहीं हम आपसे नहीं शहनवाज जी एक मैसेज ये देखिए, ये बार बार आ रहा है कि जाना है जी। अरे एक सवाल का जवाब देके जाइए कि बीजेपी की सरकार जब से सेंटर में आई है, चुनाव जीतना उसका पहला लक्ष्य है और आखिरी लक्ष्य है, और इसी के लिए पूरी स्ट्रेटजी बनाई जाती है, प्राइम मिनिस्टर हो या एक आम कार्यकर्ता। सवाल आपका जी, सवाल आपका गंभीर है, जवाब भी गंभीरता से मैं दे रहा हूं, उसको सुन लीजिएगा जी। बीजेपी नहीं जीत रही है, जनता जिता रही है। लोकतंत्र में जनता जिसके साथ है उसी को महत्व दीजिए। हम अपने दम पर जीतते तो घाटी में भी तो जीत जाते। अगर देश की जनता, प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रही है, तो जनता नरेंद्र मोदी जी से खुश है, उनके काम से खुश है, उनके काम पर मुहर लगा रही है, और जनता हमें जिता रही है, हमें इस लायक समझ रही है, हमें सत्ता सौंपने के लायक समझ रही है, और हम जीत रहे हैं। तो जनता का जो मैंडेट है उसका सम्मान करना चाहिए, यही लोकतंत्र है। और हम जनता को सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं कि वो हमें इस लायक समझ रही है और सत्ता का चलाने के लिए अवसर दे रही है। ये हमारे बस में नहीं, ये जनता का मैंडेट है, इसमें सिर्फ बीजेपी को ब्लेम मत कीजिए। ये झारखंड का जवाब भी देते जाइए। हमें लग रहा है कि झारखंड में सरकार बने ना, झारखंड में सरकार बन गई, झारखंड मुक्ति मोर्चा सत्ता से बेदखल है। अगर खुश हो रहा है कि यहाँ जीत गए और वहाँ जीत गए, लेकिन सत्ता से बेदखल है, और वही दुमका में मुख्यमंत्री जहाँ के रहने वाले हैं उसी सीट पर वो हारे हैं। लुइस मरांडी वहाँ जीती हैं, मैंने भी जाकर वहाँ 2 सभा की थी, और मैंने देखा है कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए लोगों को विश्वास है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी बरहेट भी गए थे, प्रधानमंत्री जी लातेहार भी गए थे, प्रधानमंत्री जी चाईबासा भी गए थे। अरे हम तो ये बातें मत भूल जाइए। प्रधानमंत्री से क्या तुलना कीजिए, हम तो खुद 2 बार गए थे दुमका की सीट पर, और वहां पर हम दुमका, अगर आपकी राजधानी है, अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा दुमका की सीट नहीं जीत रहा है, फिर कौन से गढ़ की बात कर रहे हैं? पुन प्रसन्न जी वहीं के हैं, जरा उनसे तबसरा ले लीजिए। लोकतंत्र की ताकत यही है कि सत्ता में जो आ रहा है और उसके जरिए सत्ता अपनी नुमाइंदगी को देखती है, और कहीं ना कहीं झारखंड और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम इस स्थिति में जरूर ला रहे हैं कि बीजेपी का विस्तार देश के भीतर जिस तरीके से हो रहा है वो 13 राज्य तक पहुंच गई है। हम चर्चा को यहां रोक रहे हैं ये बताते हुए कि दरअसल मरने वालों की तादाद असम में जो बोडो उग्रवादी हैं उनके जरिए जो लोगों पर अंधाधुंध गोली आदिवासियों पर चलाई गई है, वो तादाद वाकई लगातार बढ़ रही है, और घायलों की तादाद भी 50 से ज्यादा है। ये जो जानकारी आ रही है, ये इसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से भी गृह मंत्री ने कहा है कि निगरानी हमारी है, हम लगातार राज्य सरकार से संपर्क में हैं, और मरने वालों की तादाद और बढ़ भी सकती है। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन चर्चा यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया।